नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज, सिवान। बी ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए आज एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है चीन और स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दलों की तुलना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मास पॉलिटिक्स का एक टूल होने के कारण ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं में आवश्यक हो गया है। यह दल व्यवस्था प्रायः विश्व के प्रायः सभी देशों में पाई जाती है। यह जन राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख माध्यम है। जनता और शासन के बीच यह मध्यस्थ का कार्य करती है। ये अदृश्य सरकार के रूप में कार्य करते हुए सरकार को गति प्रदान करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों को जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र के जीवन रक्त की संज्ञा दी जाती है। हम देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक दल पाई जाती है। ये सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को संस्थागत आधार देते हैं, समस्त राजनीतिक सक्रियता को निर्देशित करते हैं। ये राजनीतिक गतिविधियों का नियामक तथा शासन का उपकरण हैं। जहाँ तक हम देखते हैं कि चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ एक दलीय व्यवस्था है और वहाँ सिर्फ एक ही दल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीनी चेतना का केंद्र होती है और यह आधुनिकीकरण के लिए कटिबद्ध क्रांतिकारी शासन का संचालन करती है। दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में देखते हैं कि वहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और यहाँ अनेक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। यहाँ राजनीतिक दल एक ऐसे वातावरण में काम करती है जहाँ उनके बीच विचारधारा या सामाजिक संरचना में गंभीर भेदभाव नहीं होता है। मामूली भेदभाव विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच पाया जाता है। चीन जो है वो एक दलीय व्यवस्था का राज्य है। यहाँ एक ही दल का अस्तित्व होता है। इसका आधारभूत लक्ष्य है पूंजीवाद तथा अन्य शोषक वर्गों का पूर्ण तरीके से समापन, यानी पूंजीवाद को समाप्त करना। पूंजीवादी अधिनायकवाद की जगह सर्वहारा का लोकतांत्रिक अधिनायकवाद स्थापित करना तथा पूंजीवाद व सामंतवाद के ऊपर समाजवाद की स्थापना करना ताकि साम्यवाद के लक्ष्य को सिद्ध किया जा सके। चीनी साम्यवादी दल की सदस्यता उसी व्यक्ति को मिलती है जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ के विचारों का समर्थक है तथा संशोधनवाद के आलोचक हैं। 18 वर्ष से ऊपर का चीनी नागरिक इसकी प्राथमिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उसकी आवेदन पर पार्टी के 2 सदस्यों की सिफारिश जरूरी होती है। सदस्यता मिल जाने पर भी उसे 2 वर्षों तक संवीक्षा काल से गुजरना पड़ता है या देखा जाता है इस अवधि में कि उसके खिलाफ किसी प्रकार के गंभीर आरोप हैं या नहीं। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। चीनी साम्यवादी दल लोकतांत्रिक केंद्रितवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीचे से ऊपर तक पार्टी की शाखाएं फैली है जिनमें पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं। दलीय बैठक में सबको भाग लेने तथा अपनी बात रखने का अधिकार है।
पदाधिकारीगण अपनी दलीय शाखाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय दल कांग्रेस, नेशनल पार्टी कांग्रेस है। प्रत्येक 5 साल पर इसका सत्र बुलाया जाता है। विशेष परिस्थिति में किसी भी समय इसकी वार्षिक बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी सदस्य संख्या 300 होती है। यह अपने प्रमुख सदस्यों में से ही एक केंद्रीय समिति का गठन करती है, जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस के सत्र में न रहने पर कार्य देखती है। इससे भी छोटा निकाय पोलित ब्यूरो है, जिसमें केंद्रीय समिति के अति महत्वपूर्ण सदस्य चुने जाते हैं। पार्टी महासचिव सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। यहाँ केंद्रीयतावाद का आशय यह है कि नीचे की इकाई जो है वह ऊपरी इकाई के आदेशों व निर्देशों का पालन करती है। यानी ऊपरी इकाई से जो आदेश आता है उसे निचली इकाई को पालन करना पड़ता है। अर्थात सर्वोच्च इकाई के हाथों में सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय शिखर पर लिए जाते हैं, जिसे सभी निचली इकाइयों को स्वीकार करना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि साम्यवादी दल लोकतांत्रिक होने का जो दावा करती है वह वास्तव में दिखावटी है। वास्तविक रूप में वहाँ केंद्रीयतावाद हावी होता है। चीन में कुछ गैर साम्यवादी दल भी है, जिन्हें लोकतांत्रिक पार्टियां कहा जाता है। वास्तव में यह हितबद्ध समूह है, यानी यह किसी खास हितों के लिए बना हुआ हित समूह है, जो सत्ताधारी दल की कृपा से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है तथा चीनी नेताओं की उस आग्रह को सबल बनाने का प्रयास करती है कि चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये हित समूह तथा समाज के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना डेमोक्रेटिक लीग बुद्धिजीवियों का संगठन है, जबकि चाइना डेमोक्रेटिक नेशनल कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन व्यापारियों का संगठन है। वास्तव में ये कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक अंग हैं, जो उससे सहयोग व विशेषज्ञपूर्ण सलाह देते हैं। इन्हें चीन की लोक राजनीतिक सलाहकार समिति में भागीदारी प्राप्त है। इसी के माध्यम से इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। लेकिन ये संगठन कम्युनिस्ट पार्टी या सरकार का विरोध या आलोचना नहीं कर सकती है। चीन के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के तले बहुदलीय सहयोग तथा राजनीतिक विचार विमर्श के लिए एक व्यवस्था की रचना करते हैं। इन संगठनों के महत्वपूर्ण सदस्य गण दल के नेतृत्व की कृपा से सरकार में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में निष्ठावान गैर प्रतिपक्ष के अलावा कुछ नहीं है। यानी साम्यवादी एकमात्र चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहाँ वर्चस्व है और दूसरी पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए। चीनी साम्यवादी दल की वर्तमान स्थिति पर एक अमेरिकी लेखक ने सटीक टिप्पणी करते हुए कहा कि चीन की साम्यवादी दल सभी प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक नीति के मुद्दों पर निर्णय लेने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी निकायों में अपने नेताओं को नियुक्त करने की शक्ति अपने हाथों में बनाए हुए हैं। सरकारी अधिकारियों को पूरी तरह से पार्टी के सबल हस्तक्षेप व नियंत्रणों के जाल में ऐसे फांस दिया गया है कि आज चीन की राजनीतिक व्यवस्था के सामने यह बड़ा मुद्दा बन गया है कि पार्टी व सरकार के बीच सार्थक पृथक्करण यानी अलगाव कैसे किया जाए। वहाँ यानी देखा क्या जाता है, वहाँ वास्तव में क्या है कि वहाँ जो पार्टी है वास्तव में वही सरकार है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है वो
वहाँ पर बहुत सारे दल पाए जाते हैं, बहुत सारे हित समूह भी हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ के लोग ऐसे राजनीतिक संघर्षों में नहीं फंसते जिसे विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में देखा जाता है। यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रताओं को बचाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए यहाँ अधिनायकवादी या प्राधिकारवादी दलों को सक्रिय होने का कोई अवसर नहीं मिलता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में राजनीतिक दलों का जिक्र नहीं है, फिर भी यहाँ राजनीतिक दलों का विकास हुआ है और यह विकास ये दिखाता है कि यह ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ परंपराओं की देन है। 1918 में जब संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय परिषद के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सूत्रपात किया गया तो दल व्यवस्था के तथ्य को अप्रत्यक्ष तौर से मान्यता मिली, क्योंकि ऐसा अनुपात विभिन्न दलों के बीच होगा। स्विस दलीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था परंपरागत है, यह संविधान या कानून की उपज नहीं है। दूसरे, यहाँ दलों के बीच कट्टरवादिता या तीखी प्रतिद्वंदिता नहीं देखी जाती है, क्योंकि स्विस लोग अपने स्वभाव से कोमल और विनम्र होते हैं। यही कारण है कि स्विस संघीय कार्यपालिका के सदस्यों के बीच दलगत भेदभाव या खींचतान कभी नहीं होती है। तीसरे, स्विट्जरलैंड की दलीय व्यवस्था विचारधारा के बंधन से मुक्त है। यहाँ साम्यवाद या नाजीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। लोग अपनी स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए किसी दमनकारी दल को सहन नहीं कर सकते। लिबरल पार्टी स्विट्जरलैंड की सबसे पुरानी पार्टी है। इसे 1848 का उदारवादी संविधान देने का श्रेय प्राप्त है। 20वीं सदी में इसका प्रभाव कम हुआ, फिर भी कुछ प्रांतों में इसके कार्यालय मौजूद है। यहाँ खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है तथा राज्य के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र को सही या उचित नहीं मानती है। कैथोलिक कंजर्वेटिव पार्टी कैथोलिक मत का समर्थन करती है। इसे क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। यह भी राज्य के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र की आलोचना करती है। यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की पक्षधर है, किंतु बदलते समय को देखकर यह कृषकों और श्रमिकों के हितों की रक्षा पर बल देती है। इस पर धर्म सापेक्ष संगठन होने का आरोप लगाया जाता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तथा यह केंद्रवादी कार्यक्रम का समर्थन करती है। यह स्विस दल व्यवस्था के केंद्र में अपनी जगह बना चुकी है, क्योंकि यह न तो प्रगतिवादी है और न ही प्रतिक्रियावादी। इसने उपक्रम तथा लोक निर्णय का सबल समर्थन किया है। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसे औद्योगिक श्रमिकों, लोक सेवकों तथा व्यावसायिक वर्गों का समर्थन प्राप्त है। इसने अपने कार्यक्रम में लोकतांत्रिक समाजवाद के बिंदुओं को शामिल किया है, जैसे श्रम कल्याण व सामाजिक बीमा। लेबर पार्टी को वामपंथी संगठन कहा जा सकता है। चूंकि स्विट्जरलैंड में ऐसी विचारधारा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए लेबर पार्टी यहाँ उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दल सुसंगठित नहीं हैं, जैसा अमेरिका आदि देशों में देखा जाता है। इसलिए स्विस दल को शिथिल संगठनों की संज्ञा दी जा सकती है। स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं उनको शिथिल संगठन की संज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं चल रही है, इसलिए राजनीतिक दल यहाँ वैसी प्रभावी भूमिकाएं नहीं निभा सकते जैसा कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में देखी जाती है। यहाँ संघीय सभा में ब्रिटिश संसद की तरह सचेतक या अमेरिकी कांग्रेस की तरह लॉबिंग नहीं पाई जाती है। इसलिए यहाँ राजनीतिक दल साधारण लोगों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। साथ ही साथ यहाँ के मतदातागण राष्ट्रीय सभा के चुनाव के समय दलगत कार्यक्रमों को तो महत्व देते हैं, लेकिन लोक निर्णय के समय वे अपने स्वतंत्र विवेक से काम लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संघीय सभा के सदस्यों को उन्होंने दलगत आधार पर चुना है तथा संघीय परिषद के सातों सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य हैं।
यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ऐसे चुनाव नहीं होते जो सारे राष्ट्र का ध्यान किसी बड़े नेता या किसी पार्टी के मुद्दों की ओर खींच ले। अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं व व्यवसायों के लोग अपनी स्वतंत्रता, तटस्थता तथा आर्थिक समृद्धि के मुद्दों पर सहमति रखते हैं तथा दलों के विविध कार्यक्रमों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इस तरह यहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चीन में एक दलीय प्रभुत्व है। ऊपरी तौर पर भले ही लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था का दिखावा चीन में किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में साम्यवादी दल का केंद्रीय नेतृत्व ही वहाँ शासन करता है। जबकि स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था के होते हुए भी स्विस लोग ही अपनी स्वतंत्रता, तटस्थता और धर्मनिरपेक्षता आदि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सजग रहते हैं। दल उतना प्रभावशाली भूमिका में नहीं होता जितना कि दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। इसके लिए स्विस लोगों की समन्वयकारी सोच को श्रेय दिया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी स्विट्जरलैंड एक खूबसूरत देश ही नहीं, खूबसूरत शासन व्यवस्था यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ चीन साम्यवादी दल या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय शासन या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक दलीय प्रभुत्व में काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों पार्टियों, दोनों देशों की राजनीतिक प्रणालियों में ये मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। धन्यवाद।